संदेश झूठ से हटके। पासा सर, शिव कुमार मिश्रा जी ने एक बड़ी अभी यहाँ पर बताया कि उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, और जो सुबह से घटनाक्रम चल रहा है जिसकी हेडलाइन हिंदुस्तान में बन रही है कि हमारे पीएम मोदी ने अमेरिका ट्रंप से बातचीत की और 35 मिनट तक बातचीत की, और उन्होंने कहा कि युद्ध रुकवाने में आपका कोई योगदान नहीं है। ऐसे बहुत सारे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए कि ट्रंप ने फिर कह दिया है कि मैंने युद्ध रुकवाया और अब हम ट्रेड कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ। तो ये बार बार ट्रंप जो है वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों वो धोने में लगा हुआ है, क्यों वो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है पीएम मोदी के? देखिए, इसमें कुछ बैकग्राउंड की जरूरी है बैकग्राउंड को समझने के लिए, और ये है कि अमेरिका का निशाना जो है चीन है। चूंकि वो यूक्रेन के जरिए रशिया को हरा नहीं सके, तो वो मान के चल रहे हैं कि ईरान को कमजोर करके, ईरान पे जैसा सीरिया में उन्होंने तख्ता पलट के बशार अल असद को कब्जा कर लिया, उसी तरह नेतन्याहू को भी आगे बढ़ा के ईरान में तख्ता पलटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए जो है पहले से ही ये तैयारी स्टैंड बाय अल्टरनेटिव की तरह पाकिस्तान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये मानता हूं कि पिछले 1.5 साल से आसिफ मुनीर की जो है 4 बार मुलाकात हुई है कतार में जनरल कुरीला से, जो कि सेंट्रल कमांड के 5 स्टार जनरल हैं। और जब आसिफ मुनीर पहली बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो उन्होंने पहला फोन कॉल किसको किया? ये जनरल कुरीला को किया, और उन्होंने बताया कि हम एक आईएसआई के बंदे को पकड़े हैं खुरासान का, और हम आपको भेज रहे हैं, और हम हर मुमकिन कोशिश करके आपके साथ इस आतंक के खिलाफ, इस आतंकी ग्रुप के साथ कामयाबी से आप जो भी चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो आईएसआई है, जो कि अमेरिका का खुद क्रिएशन है और पालतू कुत्ता है, जो कि जहां भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं और चुप भी करा सकते हैं। तो ये आईएसआई खोरासान का जो मामला है, ये प्रीटेक्स है, जैसा न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का प्रीटेक्स लेके इजराइल को बमबारी करने का उन्होंने जो 5 दिन से करा रहे हैं। ये आईएसआई खोरासान का जो है मामला, इसमें ज्यादातर जो उगूर हैं, जो चाइना के मुस्लिम्स हैं, उनको किसी भी तरह वहां से पूरी दुनिया में इकट्ठा करके, और चेचेन्स को, दागिस्तानी को ये करके तैयारी अमेरिका खुद अफगानिस्तान में जब वो था तो किए। तो अब चूंकि वो के खिलाफ हो गए हैं, तो उनको इस्तेमाल करके जो है चीन के ऊपर पाकिस्तान के जरिए दबाव डालना चाहते हैं। और आपको पता होगा कि मिलिट्री पहले से ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ है, और सिविलियन हुकूमत इसको एग्रीमेंट साइन करी थी। तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान की मदद अमेरिका को चाहिए, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन लाइन लेने का जो जिक्र किया, पनामा कनाल को अपने कब्जा में लेने का जो जिक्र किया, और कनाडा को 51st स्टेट बनाने का जब उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को बताई, तो उसके साथ साथ एक भी महत्वपूर्ण बात बताई एक और, वो ये है कि हम बागरान बेस जो काबुल में है उसको लेके लेंगे। और आप जानते हैं कि बागरान बेस जो है सबसे बड़ा इस क्षेत्र में एयरबेस है, जहां बड़े से बड़े हवाई जहाज, वजन से वजन हवाई जहाज उतर सकते हैं, और कम से कम 80 जहाज एक ही एयर स्ट्रिप में 5-5 मिनट के बाद टेक ऑफ कर सकते हैं। इतनी बड़ी क्षमता है, इतना ताकतवर है, और इतने $मिलियन अमेरिका खर्च करके उसको फर्स्ट क्लास एयरबेस बनाया, और वहाँ कम से कम हजारों के
सिपाही जो है वो एयरबेस में दिन रात काम कर सकते हैं। तो वहां से जो है चीन का जो अड्डा है जहां न्यूक्लियर वेपन्स हैं सिर्फ 120 माइल दूर है। तो वहां से बमबारी करना जो है बगराम एयरबेस से बहुत आसान हो जाएगा और इसमें सिर्फ पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है। एक तो बातचीत से तालिबान के साथ अमेरिका उनको कह सकता है कि हम आपके जो पैसे हैं फॉरेन एक्सचेंज है हम उसको रिलीज करेंगे, जो सैंक्शंस हैं उसको धीरे धीरे से नरमी करेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे जैसा भारत भी कर रहा है उनके साथ और चीन और रूस भी कर रहे हैं। तो अगर ये बातचीत सफल नहीं होती तो वो जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ कमांडोज को या जो भी है उनके साथ लेके बागराम बेस हर हालात में वो लेना चाहते हैं। इसीलिए तैयारी हो रही है कि ये शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलट के ये आगे अयूब खान की तरह हुक्मरान बनेंगे। इसका एक बड़ा मुख्य कारण है चीन और बागराम बेस को। और दूसरा सिनारियो मेरे जहन में ये आ रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका ऑलरेडी इसमें बलूचिस्तान से जो अटैक्स होते हैं ईरान पे, उनके सिस्तान पे, उसमें अमेरिका भी काफी गहरा मुलविस है। तो अगर ईरान पे तेहरान पे कब्जा नहीं हुआ या वहां से लोग ये मुल्ला वहां से भागते हैं तो यहाँ से भेजने के लिए कमांडोस या फौज आसान हो जाता है। तो सिर्फ आसिम मुनीर कर सकते हैं क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट तो वो कर नहीं पाएगी। तो ये उसके अलावा भारत को भी जो है परेशान करने के लिए आसिम मुनीर को तैयारी कर रहे हैं कि अगर भारत बहुत आजाद हो जाता है, रूस के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर लेता है और ब्रिक्स में एक्टिव पार्ट लेता है और अमेरिका की बात नहीं मानता है, तो पाकिस्तान के जरिए जो 70 सालों से बराबरी की बात करते थे और पाकिस्तान को हथियार दे के इस्तेमाल करते थे भारत के खिलाफ, वो भी करने वाले हैं। जैसा उन्होंने पूरे हमारे इलाके में घेर लिए हैं, मालदीव से लेके श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश वगैरह सब, जबकि हमारी हुकूमत को ये ऑपरेशन सिंदूर में किसी ने सपोर्ट नहीं है। अब यहाँ तक कि भूटान भी मुंह नहीं खोला हमारे हक में। तो ये परिस्थिति हो गई है और इसको अमेरिका आसिम मुनीर को इस्तेमाल करता है। उनको हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दे के 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको। आप देखिए कोई देश का चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिकन प्रेसिडेंट से कभी मिला है? इतिहास में नहीं है। मुझे नहीं आ रहा है। मैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स कई सालों से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार रिसेंट हिस्ट्री में मुझे याद आ रहा है कि ये एक हालांकि पाकिस्तान मेजर नॉन नाटो अलाई है, उसका आर्मी चीफ से अमेरिका की प्रेसिडेंट से बातचीत होना बहुत बहुत ही गंभीर बात है, इम्पोर्टेंट है। और जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ है वो भी अमेरिका के सदर से मिल नहीं पाते, चाहे वो बर्तानिया का हो या कनाडा का हो या करीबी देश फ्रांस का हो। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पे बुलाना काफी महत्वपूर्ण है और भारत को इसको काफी संजीदगी, काफी गहराई से सोचना होगा कि अमेरिका का मकसद क्या है, हम क्या अमेरिका के ट्रैप में फंस गए हैं, कैसा निकलना है और कैसा हमको आगे चल के क्या करना है। ये सब मामला ईरान से भी जुड़ा हुआ है, जो भी वहां करना चाहते हैं। अगर रजीम चेंज नहीं होती है तो उनका स्टैंड बाय है पाकिस्तान, तो उसको एक्टिवेट करके किसी भी तरह प्रेशर चीन पे डालना चाहते हैं, चाहे जैसा रूस को उन्होंने किया अफगानिस्तान के जरिए करके। जी सर, आतंकी पाकिस्तान हमारे लिए नासूर बना हुआ है और उसके बाद भी हम जो हैं वो ईरान के साथ नहीं खड़े हुए हैं, इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। हम अमेरिका की चापलूसी में लगे रहते हैं, माय डियर फ्रेंड करते हैं। तो क्या ये हमारी विदेश नीति और कूटनीति का फेल्योर है? जी जरूर फेलियर है और हम बहुत बुरी तरीके से अमेरिका के जाल में फंस गए हैं। और हाँ, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है एक तरफा हो गई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 3
कारणों से चुपचाप हैं। उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज नहीं किया कि आप ये कैसा बोल सकते हैं कि आपने सीज़फायर करवाया बोल के। यहाँ तक के कंगना रावत सोशल मीडिया में इस मामले को उठाए और जेपी नड्डा जो बीजेपी के चीफ हैं, उनको धमकी दी कि ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करना है और कोई भी मिनिस्टर या एमपी जो है बीजेपी का या एनडीए का डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं करेगा सोशल मीडिया में या प्रेस में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं भी। तो ये कंप्लीट सेंसरशिप लगी हुई है और अपने जिगरी दोस्त को उफ करके वो भी नहीं बोलेंगे और किसी और को भी बोलने नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो है अदानी का करप्शन मामले में भी ये फंस गए हैं और रॉ एजेंट जो यादव वो भी जो पकड़ा गया है उसके मामले में फंस गए हैं और हरदीप सिंह पन्नू के मामले में भी खालिस्तानी मामले में फंस गए हैं। और सबसे बढ़ के कांग्रेशनल रिपोर्ट पहली बार जब उन्होंने रिपोर्ट जारी की उसमें उन्होंने बीजेपी का नाम लिया है। बीजेपी को आरोप लगा है कि आप भड़काऊ वाले स्पीचेस देके मुसलमानों के खिलाफ आप वोट हासिल करके सीट जीते हैं और ये सरासर गलती है और माइनॉरिटीज को हरास कर रहे हैं और इसके बावजूद आप प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑथराइज किया है कि सैंक्शंस लगाए भारत पे जैसा कि रूस और ईरान पे लगाए हैं और सैंक्शंस लगाना शुरू भी हो गया है। अमेरिका इंडियन कंपनीज जो तेल इंपोर्ट करते थे रशिया से और कंप्यूटर कंपनीज जो अमेरिका के एजेंसीज बोलते हैं कि ईरान से कोऑपरेट कर रहे थे ट्रेड कर रहे थे बोल के कम से कम 8 कंपनियों पे इंडियन कंपनीज पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगे हुए हैं और ये लीवरेज जो है ट्रंप इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुप कर दिए हैं और पहले से तो जयशंकर अमेरिका के हक में थे जो मानते थे कि सिर्फ अमेरिका हमारा दोस्त है चीन से दूरी रखना है और रूस के प्रेसिडेंट भी क्रिमिनल हैं आईसीसी वारंट है अमेरिका डिमांड करेगा कि अगर भारत को निमंत्रण दे तो उनको पकड़ के हमारे हवाले कर दो बोलते तो ये सब चीजें जो है बहुत ही खतरनाक हैं भारत को सोचना होगा कि हमारा फ्यूचर क्या है हमारा पुराना दोस्त रूस के साथ हम जो सर्द महरी जो हो रही है रिलेशंस सुधारना होगा और ब्रिक्स को सीरियसली लेना होगा क्योंकि ब्राजील साउथ अफ्रीका दूसरे मेंबर्स इंडोनेशिया से लेके इथोपिया सब नाराज हैं सब भारत की तरफ देखते थे क्योंकि वो चीन को पसंद नहीं करते हैं रूस को भी पसंद नहीं करते हैं सिर्फ भारत की वजह से ये जो है ब्रिक्स बढ़ा एक्सपैंड हुआ ये हमारे दोस्त हैं ये ब्राजील साउथ अफ्रीका इंडोनेशिया इंडोनेशिया के सदर तो रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट थे और वहां तो महाभारत रामायण इतना गहराई से लोग पसंद करते हैं तो उनका कल्चर इंडिया से बहुत इन्फ्लुएंस है वहाँ के लोग जो है आपको ये भी बता दूं कि वहाँ के मुसलमान जो ज्यादातर है हज को जाने से पहले और हज करके आके दिल्ली और जो सूफी मज़ारे हैं दरगाह हैं वहां जाते हैं और उनका मानना है कि जब तक भारत की ये दरगाहों में जाके ये नहीं जाएंगे उनका हज कंप्लीट नहीं होगा तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है मुसलमानों के मलेशिया और इंडोनेशिया के ऊपर तो ये सब देश जो है नाराज हैं कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया कि इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर है डेमोक्रेसी है इकोनॉमिक पावर है और इतनी बड़ी मिलिट्री है वगैरह सब ये चुपचाप क्यों है इतना जलील डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं और पाकिस्तान को बढ़ा चढ़ा के ये फेनोमिनल पार्टनर है टेररिज्म में और यहाँ के लीडर शानदार हैं बहुत बड़ा मुल्क है बोल के आसिम मुनीर को बुलाना ये सब जो है ये चौंकाने वाली बात है सभी देश ग्लोबल साउथ के जो G20 में बुलाए गए थे वो सब ये हकीकत है या कोई और है बोल के एक्सेप्ट करने के वो तैयार नहीं है कि एक इतना बड़ा महान देश क्या ये छोटा हाइटी या रुवांडा या कुछ पैसिफिक देश आइलैंड जैसा हो गया कि चुपचाप हो गया है
और अमेरिका इसको इस्तेमाल करके जलील कर रहा है, हथकड़ी भेज के पिना के भारतीयों को भेज रहा है, स्टूडेंट्स को जलील कर रहे हैं और यहाँ की गवर्नमेंट कहते हैं कि वो अपनी रूल से इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं बोलते। तो इतना इतना नीचे गिरना हमारी फॉरेन पॉलिसी और पड़ोसी भी हमसे नाराज होना और एक भी देश इसराइल के अलावा एक भी देश हमारे साथ नहीं था ऑपरेशन सिंदूर, एक भी देश। और 33 मुल्कों का जो ये डेलीगेशन ऑल पार्टी गए, तो एक दो छोटे मुल्क छोड़ के कोई भी हाई ऑफिशियल गवर्नमेंट का नहीं मिला और सभी जगह टेढ़े-मेढ़े सवाल करते रहे कि पहलगाम में ये आपके दिल्ली के गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहाँ इतना बड़ा वाकया कैसा हुआ? वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? वहाँ के आतंकवादी को क्यों नहीं पकड़े? आप इंडस वाली ट्रीटी का क्यों अबेयंस में रखे हैं? और वगैरह बल्कि 5-6 सवाल प्रेस वाले पूछे और वहाँ हमारे डेलीगेशन मेंबर उनके पास कुछ भी जवाब नहीं था, कुछ भी जवाब नहीं था। वो बहुत नाराज होके आए कि हमें वो समझते थे कि बड़ा इस्तकबाल होगा या वेलकम होगा, सिर्फ इक्का-दुक्का एनआरआईज़ को मिलके जो है वो मुँह छुपा के वापस आ गए।